ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर का नाम है लूसियो रॉड्रिगेज। ये पढ़ने वाले हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा हमारे सामने पुर्तगाल राज के नीचे गोवा के अच्छे पुराने दिनों को खोलता है। गोवा के बुजुर्ग व्यक्ति उन पुराने पुर्तगाल के दिनों की याद ताज़ा करते हैं। तब बेकर गलियों में डबल रोटी बेचने आया करते थे। डबल रोटी यानी कि ब्रेड। यह भी कि कैसे डबल रोटी उस समय के सामाजिक जीवन का अटूट हिस्सा हुआ करती थी। इस भाग में बेकर का रोल सुंदर तरीके से बताया गया है। गोवा के लोग ब्रेड के लोव्स खाते थे। अब ये ब्रेड लोव्स गायब हो गई हैं, पर उनके बनाने वाले अब भी वहाँ पर हैं। भट्टियाँ भी अब भी वहाँ पर है। डबल रोटी बनाने वालों की बैम्बू की आवाज़ अब भी सुनी जा सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अब भी यह बिजनेस चलाता है। आज भी गोवा में इन बेकरों को पैडर के रूप में जाना जाता है। बेकर ऑथर का फ्रेंड और गाइड होता है। वह दिन में 2 बार आया करता था। ऑथर और दूसरों को उसके बैम्बू की आवाज़ जगा दिया करती थी। ऑथर डबल रोटी रूबी बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा करता था। मेड सर्वेंट्स पाव रोटी खरीदा करती थी और उन्हें घर में अंदर ले जाती थी। बेकर अपने बैम्बू के डंडे से झंग झंग की आवाज़ के साथ आता था। एक हाथ उसके सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता था, दूसरा ज़मीन पर बैम्बू को फटकाता था। बैम्बू पर बेकर टोकरी को रखता था। ऑथर और दूसरे उसकी टोकरी में झांक कर देखते। वे गरम चाय के साथ पाव रोटी खाते थे। वे अपने दांतों को ब्रश नहीं करते थे। सभी ओकेजन्स के लिए बेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। शादी के गिफ्ट्स बिना मीठी ब्रेड के जैसे मीनिंगलेस लगते थे। मीठी ब्रेड को बोल भी कहते थे। सैंडविच, केक और बोलेनस ब्रेड के साथ बनाए जाते थे। पास्ट के बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक खास ड्रेस होती थी। इसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक होता था। यह घुटनों तक आता था। यह आजकल की आधी पैंट की तरह से होता है। बेकर जनरली अपने पैसे मंथ के लास्ट में लेता था। पुराने दिनों में बेकिंग का बिजनेस प्रॉफिट वाला होता था। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूख से नहीं मरते थे। उनके मोटे शरीर दिखाते थे कि वे खुश थे और पुअर नहीं थे। कुर्ग कुर्ग स्वर्ग का एक टुकड़ा है। कुर्ग में यह अवश्य ही गॉड की कैपिटल से टूटकर गिरा होगा। इसमें सदा हरे भरे वर्षा के वन, मसाले और कॉफ़ी के बागान हैं। यहाँ की हवा में कॉफ़ी की सुगंध आती रहती है। कावेरी नदी कुर्ग के वनों और पहाड़ियों से अपना पानी प्राप्त करती है। महागिरी पहाड़ियों से धुंध से ढके कुर्ग के भूदृश्य का सारा नज़ारा लिया जा सकता है। बाइला कुप्पे में कोई भी तिब्बत के भिक्षुकों को देख सकता है। ताज़े पानी की बड़ी मछली महासीर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर वन्य जीवन काफ़ी है। कोडिल्ले, गिलहरियाँ, लंगूर और हाथियों को यहाँ पर देखा जा सकता है। हाथी नदी में उनके महावतों द्वारा नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। कुर्ग कोस्टल टाउन मंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है। यह स्वर्ग जैसा बहुत सुंदर प्लेस है। यह अवश्य भगवान की कैपिटल से आया होगा। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, मसाले और कॉफ़ी के प्लांटेशन हैं। इसमें सितंबर और मार्च के बीच में काफ़ी विजिटर्स आते हैं। तब मौसम भी बहुत अच्छा होता है। हवा में कॉफ़ी की खुशबू होती है। एक कहानी है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक भाग यहाँ बस गया था। इसकी वापसी इम्पॉसिबल हो गई थी। इन आदमियों ने लोकल पर्सन्स में शादी की। यह कल्चर उनकी बहादुरी के रीति रिवाजों
शादी और धार्मिक कार्यक्रमों में दिखाती है। अरब ओरिजिन कोडवा द्वारा पहने गए लंबे और काले कोट में दिखती है। इसे कुप्पिया कहा जाता है। यह अरब्स और कोडवाज द्वारा पहनी जाने वाली कुफियाँ की तरह से होती है। कुर्गी घरों में आदर सत्कार का रिवाज है। उन लोगों को काफ़ी बहादुरी की कहानियाँ हैं। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट सबसे अधिक सम्मानितों में से एक है। पहला आर्मी चीफ जनरल करियप्पा कुर्गी था। आज भी भारत में कोडवा ही अकेले पर्सन हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। कुर्ग के फॉरेस्ट और हिल्स से कावेरी रिवर अपना पानी लेती करती है। इस पानी में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी मछली पाई जाती है। किंगफिशर्स, गिलहरियाँ और लंगूर इस पानी के पास पाए जाते हैं। पक्षी, बीज और तितलियाँ यहाँ पर एक अच्छी कंपनी देती है। अपने महावतों द्वारा यहाँ नहलाए जाने का हाथी आनंद लेते हैं। महागिरी की हिल्स चढ़ने वालों को कुर्ग का पूरा व्यू दिखाता है। रस्से के पुल द्वारा 64 एकर्स में फैले हुए आइलैंड तक जाया जा सकता है। इंडिया के तिब्बतन सेटलमेंट से बुद्ध धर्म के मॉन्क यहाँ बाइलकुप्पे में रहते हैं। कोई भी उन्हें लाल, गेरुए और पीले पहनावे में देख सकता है। आसाम में राजवीर ने प्रांजल को बताया कि उसने चाय के बारे में काफ़ी पढ़ रखा था, पर वह नहीं जानता था कि चाय किसने खोजी, क्योंकि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। पर इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ हैं। एक कहानी में चाइना के एम्परर हैं। वह हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था। एक बार बर्तन के नीचे जल रही ब्रांचेस के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। इसमें उससे स्वादिष्ट सुगंध आ गई। ये चाय के पत्ते थे। इसके बारे में एक इंडियन कहानी है। एक बुद्धिस्ट मॉन्क बोधि धर्म ने अपने पलकें काट लीं क्योंकि उसे मेडिटेशन में नींद आ जाती थी। चाय के 10 पौधे उसकी आईलिड से उगाए, पत्तों को गर्म पानी में डाला और पिया गया। इससे नींद जाती रही। चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं। राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे। चाय बेचने वाले एक पर्सन ने कहा, चाय गरम गरम चाय। उन्होंने चाय ली और उसकी चुस्की ली। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि वर्ल्ड में रोज़ 800 मिलियन कप से अधिक चाय पी जाती है। राजवीर ने बाहर सुंदर सीन देखा। प्रांजल ने अपनी जासूसी बुक पढ़ना जारी रखी। बाहर ग्रीनरी थी। जल्दी हल्के ग्रीन पैडी के खेतों ने चाय की झाड़ियों को जगह दे दी। जहाँ तक आंखें जाती थी, चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी। इन इलाकों में शेड ट्रीज भी थे। दूर एक भद्दी दिखने वाली बिल्डिंग थी। यह टी गार्डन था। वे चाय के देश असम में थे। वर्ल्ड में असम में सबसे अधिक चाय के प्लांटेशंस हैं। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि कोई असली में नहीं जानता कि चाय किसने खोजी थी। इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ हैं। एक कहानी है जैसे कि चाइना का एक एम्परर पानी पीने से पहले हमेशा पानी को उबाला करता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई ब्रांचेस के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। इनसे एक स्वादिष्ट सुगंध आ गई। ये चाय के पत्ते थे। और एक कहानी है कि बुद्धिस्ट मॉन्क बोधि धर्म ने अपनी आईलिड्स काट ली क्योंकि उन्हें मेडिटेशंस के दौरान नींद आ जाया करती थी। उनकी आईलिड्स से चाय के 10 पौधे उगाए। इन पत्तों को गर्म पानी में डालने से और पीने से नींद से छुटकारा पाया जा सकता है।
राजवीर ने प्रांजल को बताया कि पहली बार चाइना में चाय पी गई थी। यह वर्ष था 2700 BC। चाय और चीनी जैसे शब्द चाइना देश के हैं। 16वीं सेंचुरी में चाय यूरोप में आई, तब इसे दवाई के रूप में अधिक पिया जाता था। अब वे दोनों मरियानी जंक्शन पहुंच गए। उन्हें धेकियाबाड़ी टी स्टेट प्लांटेशन तक ले जाया गया। सड़क के दोनों तरफ चाय की झाड़ियाँ के एकर्स में फैले हुए प्लांटेशंस थे। बैम्बू की टोकरी लिए हुए लेडीज़ उनसे नए पत्ते तोड़ रही थी। प्रांजल के फादर ने वहाँ उनका वेलकम किया। वे नई लीव्स के उगने के मौसम में वहाँ आए थे। यह मई से जुलाई तक होता है। इस समय में अच्छी चाय मिलती है। राजवीर ने यह बात प्रांजल के फादर को बताई। उसने राजवीर को बताया कि वह चाय के प्लांटेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें जानता है। राजवीर ने उसे बताया कि वह वहाँ पर उनके बारे में और अधिक जान सकेगा।